हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 122। इससे पहले इस कहानी के 121 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। निहाल ने कहा कि तुझे तो शिखा मिल गई है, उसने तुझे अच्छे से पढ़ा दिया और तू अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो फिर तू हमें ज्ञान दे रहा है। भाई, तेरी वाली आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी और मेरी वाली तो सिलाई मशीन चलाती है, और फिर शुभ उससे तो अभी तक कोई सेट भी नहीं हुई है, तो फिर हमें ज्ञान मत ही दे। समझ आई बात तुझे? हमें ही पता है कि हम दोनों ही भाइयों ने इतनी परसेंट लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। तुझे क्या पता है? ये तो बस मेरा और शुभ का दिल जानता है कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाकर 65% मिली है हमें। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है। दोनों ही दोस्त बात करते हुए बाहर आ गए थे। निहाल भी बाइक पर बैठने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि पास में खड़ा हुआ एक लड़का और एक लड़की आपस में बहस कर रहे थे। लड़की गुस्से से बोलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से ही पापा ने मुझे इतना ज़्यादा डांटा है, समझे तुम? लड़का भी गुस्से में बोलता है कि अच्छा, और तेरी वजह से जो मुझे डांट पड़ी है उसका क्या? वो भूल गई क्या तू? सब कुछ तेरी वजह से ही होता है। तू है ना उसकी जड़, तेरी ही लगाई हुई आग है जो मुझे इतनी ज़्यादा सुनने को मिलता है हर जगह। वो लड़की भी गुस्से से बोलती है कि कम बोल, समझा? तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है मेरे सामने, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। शोभित और निहाल ने भी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, तो दोनों को ही एक दुखियारी लड़की मिल गई थी कि अब जाकर उन्हें भी लग रहा था कि ये लड़की उनके काम आ सकती है, जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था। दोनों ही उस लड़का और लड़की के पास गए और फिर जाते ही शोभित ने भी उस लड़के की गुद्दी पकड़ ली और फिर उसके गाल पर जोरदार एक चांटा जड़ते हुए जोर से गुस्से से कहा कि शर्म नहीं आती है तुझे लड़की का दिल दुखाते हुए? शर्म आनी चाहिए तुझे एक लड़की का दिल दुखाते हुए, समझा तू? तो वही निहाल भी काफी ज्यादा गुस्से से लड़के की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। उसने भी उस लड़के की बाजू पकड़कर गुस्से से हिलाते हुए कहा कि साले, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों परेशान कर रहा है तू इसे? क्या कर दिया है इस लड़की ने तेरे साथ? क्यों इतना ज्यादा सुनाई जा रहा है? तो इस लड़की को मरना है क्या तुझे मेरे हाथों से? इतने में ही शोभित ने भी उस लड़के का कॉलर पकड़कर एक बाइक से लगाते हुए काफी ज्यादा गुस्से से कहा कि ज्यादा शाहाना बन रहा है ना तू इस लड़की के सामने? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, ज्यादा बोलना आ रहा है ना तुझे इस लड़की के सामने? इतने में ही शोभित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगता है। तो शोभित का चेहरा तो एक तरफ हो गया था। उसने भी मासूमियत से अपने गाल पर अपने हाथ को रखा और फिर उस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा, तो वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, भाई है ये मेरा, समझा तू? शोभित के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से उस लड़के की तरफ देख रहा था और फिर निहाल भी वहां से एकदम से भाग गया था। वो तो सीधा अपने बाइक पर आकर बैठा हुआ था और शोभित की तरफ देख रहा था कि कब शोभित उसकी बाइक पर आकर बैठे और कब वो बाइक को लेकर वहां से जल्दी से हवा हो जाए। तो शोभित ने भी बहुत ही हिम्मत करके अपने हाथ को जोड़ा और फिर बोला कि बहन जी, मैं भी आपके भाई जैसा ही हूँ ना, माफ कर दो ना प्लीज। मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन को डांट रहा था ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना बहन? बस इसीलिए ही मैं इसे थोड़ा सा डांट रहा था, तुम समझ रही हो ना मेरी बहन? वह दोनों ही भाई बहन शोभित की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो शोभित भी जल्दी से वहां से भाग गया और फिर सीधा जाकर निहाल की बाइक पर बैक साइड बैठ गया और फिर निहाल ने पहले से ही बाइक को स्टार्ट किया हुआ था। वो दोनों ही भाई जल्दी से हवा से वहां से निकलकर गायब हो गए थे। दोनों की दिल की धड़कनें तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। कुछ ही दूरी पर निहाल ने बाइक एक आइसक्रीम वाले के पास आकर रोकी। दोनों ही बाइक से नीचे उतरे और फिर निहाल ने भी आइसक्रीम ली और फिर एक आइसक्रीम शोभित की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले, खा ले इसे। देखो यार, ऐसे तो हर दूसरी लड़की से पिटते ही रहेंगे ना हम। अब की बार कोई लड़की मिलेगी ना तो फिर उससे खुद ही पूछ लेंगे कि बहन, कोई दुख है क्या, या फिर तू दुखियारी है, या फिर तेरे पास कोई सी चीज़ की कमी है, तभी उससे आगे की बात होगी। अगर वो कहेगी नहीं तो फिर जाने देंगे, ओके? शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ पक्का यार, इस बार पूछ कर ही दुख दूर करेंगे उस लड़की का। बस एक बार एक लड़की मिल जाए मुझे और फिर मेरी शिखा मुझे वापस मिल जाएगी, है ना? दोनों ही भाई आइसक्रीम को खाने लगे और फिर तभी एक लड़की आइसक्रीम वाले भैया के पास आ जाती है। तो शोभित ने बहुत ही प्यार से पूछा कि आप परेशान हैं क्या? उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शोभित की तरफ घूर कर देखा और फिर आइसक्रीम लेकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद एक कपल भी वहाँ पर आ गया था और फिर शोभित ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि हाय ब्यूटीफुल, आपके जीवन में कोई दुख है क्या, या फिर कोई परेशानी है तो फिर आप मुझे बता
सकती हैं, मैं निवारण कर दूंगा आपके सारे दुखों का। उस लड़की ने भी अपने बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा किया तो वो बॉयफ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निहाल और शोभित की तरफ घूरने लगा, जैसे अभी के अभी आंखों ही आंखों में उसे दोनों को खा जाएगा। निहाल ने भी जल्दी से शोभित की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा दूर ले जाकर गुस्से से बोलता है कि अभी पिटवाएगा क्या, तेरा दिमाग सटक गया है क्या, तू ऐसे सबसे क्यों प्रवचन मांग रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। और तभी एक लड़की उनकी तरफ भागती हुई आती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे। दोनों के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। निहाल बोलता है कि ये मुझको दुखियारी लग रही है यार, हो ना हो इसका दुख दूर करेंगे तो शायद शिखा भाभी जरूर मिल जाएंगी। चलो इस लड़की से पूछते हैं। जैसे ही निहाल ने शिखा भाभी कहा वैसे ही शोभित को तो एकदम से शर्म आ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगा। निहाल बोलता है कि अभी अभी तो मिली नहीं है, तब तेरा ये हाल है, मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। तो शोभित बोलता है कि यार तो थोड़ा और शर्माऊं क्या। तो वहीं वो लड़की भी भागती हुई जल्दी से आई और शोभित के पीछे आकर छुप गई। उस लड़की ने कहा कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। शोभित बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा मैं तुम्हें, बताओ क्या दुख है तुम्हारे पास। तभी 2-3 लड़के वहां पर आ गए और फिर उनके साथ 2 लड़कियां भी थी। उनमें से एक लड़की ने निहाल और शोभित की तरफ देखा और कहा कि ओ हीरो आगे से हटो, हमें ये लड़की चाहिए, जल्दी से हटो नहीं तो तू तो गया काम से। निहाल और शोभित ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर शोभित भी बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि ए मेरे जीते जी तुम इस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, समझे, तुम लोग जैसे आए थे वैसे के वैसे ही चले जाओ। निहाल भी 90 डिग्री में गर्दन घुमाकर शोभित की तरफ देखता है और फिर खुद से बोलता है कि यार ये तो शुभ से भी ज़्यादा डायलॉग मारता है। तो वहीं उस लड़के ने भी अगले ही पल अपनी बैग से गन निकाली और फिर शोभित को पॉइंट करके कहा कि तो फिर पहले तुझे ही मार दूं, फिर इस लड़की को लेकर जाऊंगा। शोभित के तो हाथ पैर एकदम से कांपने लगे थे। उसने तो अपने पीछे खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा और फिर उस लड़की ने शोभित की तरफ देखा और उस बंदूक वाली लड़की पर धक्का दे दिया और फिर खुद वहां से भाग गई। जो लड़का लड़की अभी उस लड़की को पकड़ने के लिए आए थे वो भी उसके पीछे पीछे वहां से भाग गए। तो वहीं वो बंदूक वाली लड़की ने भी शोभित को अपने ऊपर से जोर से धक्का देते हुए कहा कि 4 मर्डर करके भागी है वो लड़की और तू उस लड़की को बचाने के लिए बात कर रहा था, पागल इंसान, हट सामने से। शोभित और निहाल दोनों ही एकदम से हैरान हो गए थे और फिर से दोनों ही एकदम से डर के कांपने लगे थे। तो वहीं वो बंदूक वाली लड़की भी वहां से भाग गई थी और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर शोभित भी पैर पटकते हुए बोलता है कि यार ऐसे कैसे कोई लड़की मिलेगी, कोई लड़की मिल ही नहीं रही है जो दुखियारी हो। निहाल बोलता है कि यार मिल जाएगी भाई, तू क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, टेंशन ना ले, तू मिल जाएगी जल्द ही, पहले हम उसकी प्रॉब्लम का पता करेंगे और फिर उसके बाद ही सोल्यूशन निकालेंगे। ओके चल भाई का रिसेप्शन है आज। दोनों ही दोस्त मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ और सौम्या दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। शुभ के बहुत ज़्यादा कहने पर सौम्या आज पहली बार नरेन के लिए लंच लेकर उसके ऑफिस जा रही थी। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था और वो ये भी नहीं जानती कि नरेन जब उसे ऑफिस में देखेगा तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा, उसे अच्छा लगेगा या फिर बुरा, ये तो बस नरेन ही जानता था। और तभी गाड़ी नरेन के ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। दोनों ही नीचे गाड़ी से उतरते हैं। तो सौम्या की दिल की धड़कनें तो इस वक्त बढ़ी हुई थी। सौम्या थोड़ी सी हैरान हो गई थी, सच में नरेन पुरोहित फाइनेंशियली प्रताप खानदान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। शुभ भी मन ही मन खुद से बोलता है कि क्या बात है, मेरे 3 भाई और तीनों ने ही अमीर अमीर खानदान की लड़कियों को पटा रखा है यार, और एक मैं ही हूँ, मुझे दिशा भाव भी नहीं देती है, क्या करूँ मैं, हे भगवान मेरी नैया भी पार लगा देना, दिशा भी मेरे दिल की हालत को समझ ले, थोड़ा तो मुझे भाव दे दे यार तू। ये कहते हुए वो भी सौम्या के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। तो वहीं सौम्या जब कंपनी के अंदर आई तो एक एक एम्प्लॉय खड़ा होकर सौम्या को ग्रीट कर रहा था और सब बहुत ही प्यार से उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। तो सौम्या थोड़ा सा हैरान थी, उसे लगा था कि शायद ऑफिस में उसे कोई नहीं जानता होगा। सौम्या थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी और तभी नरेन एक कैबिन से बाहर निकलता है। उसने सौम्या को देखा तो उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सौम्या ने भी नरेन की मुस्कुराहट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर उसके पास आकर बोलती है कि लंच लेकर आई हूँ आपके लिए। नरेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। नरेन को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सौम्या आज उसके लिए लंच लेकर आई है उसके ऑफिस से। उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर लंच सौम्या के हाथों से लेकर शुभ की ओर बढ़ा दिया। शुभ ने भी लंच पकड़ लिया और फिर नरेन ने भी सौम्या की कलाई पकड़ी और उसे अपने स्टाफ से मिलवाते हुए बोलता है कि आप लोग तो जानते ही होगे ना कि ये कौन है।
सब ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सौम्या बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। तो वहीं नरेन भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि बहुत दिनों के बाद ऑफिस में आई है ना, इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोग शायद भूल गए होगे इन्हें। सब ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर सौम्या फिर से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि सारे एम्प्लॉयज़ उसे कैसे जानते हैं। तो वहीं नरेन भी सौम्या को लेकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ता हुआ बोलता है कि चलो तुम्हें अपना कैबिन दिखाता हूँ, तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें खुद ही बाहर रिसीव करने के लिए आ जाता। तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था मुझे कि तुम आ रही हो लंच लेकर। सौम्या बहुत ही हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी और फिर नरेन भी सौम्या को लेकर अपने कैबिन के अंदर आ गया था। पीछे पीछे शुभ भी लंच बॉक्स पकड़ते हुए आ रहा था। सौम्या ने सामने देखा तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। नरेन की चेयर के पीछे एक बड़ी सी फोटो लगी थी जिसमें सौम्या और नरेन दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बाहों में थे। सौम्या के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे भी समझ आ गया था कि सभी लोग उसे कैसे जानते हैं। उसने नरेन की तरफ देखा तो नरेन बोलता है कि क्या हुआ, फोटो अच्छी नहीं लगी? अगले ही पल सौम्या बोलती है कि हाँ, लेकिन किट्टू नहीं है इसमें। शुभ ने भी हथेली माथे पर मार ली और फिर नरेन भी आंखें फाड़कर सौम्या की तरफ देख रहा था। तो वहीं अपनी हथेली माथे पर मारकर बोला कि ये लड़कियां अलग ही लेवल की होती हैं। इस बात से खुशी नहीं हुई कि ससुर जी ने, सॉरी अंकल जी ने इतनी बड़ी फोटो लगा रखी है अपने कैबिन में। इस बात से दुखी हो गई है कि इसमें किट्टू भाभी नहीं है। सौम्या बोलती है कि अरे बताइए ना, इसमें किट्टू की फोटो क्यों नहीं लगवाई है आपने? नरेन ने प्यार से कहा कि नेक्स्ट टाइम लगवा दूंगा। सौम्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नरेन बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सौम्या ने कहा कि क्यों, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकती क्या? नरेन बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। सौम्या बोलती है कि लंच लेकर आई थी। नरेन बोलता है कि क्यों लेकर आई थी? ये सुनते ही सौम्या को एकदम से गुस्सा आ गया और फिर शुभ का मन तो ऐसा कर रहा था कि कहीं जाकर अभी मर जाए। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही शुभ सौम्या और नरेन के बीच में आकर खड़ा हो गया और फिर बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे लंच करना है। आप दोनों का क्या है, आप लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सो मैं तो लंच कर रहा हूँ, उसके बाद लड़ लेना। सौम्या ने भी शुभ के हाथ से लंच ले लिया और फिर उसे खोलकर टेबल पर लगा दिया। शुभ ने भी हाथ जोड़कर नरेन की तरफ देखा और बोला कि आप भी चलिए ना। नरेन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तीनों ही लंच करने लगे। तो शुभ तो आराम से लंच कर रहा था लेकिन नरेन वहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था और तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से मैनेजर ने गर्दन निकाल कर नरेन की तरफ देखा और फिर बोला कि सर आज भी लंच नहीं करेंगे क्या? ये सुनकर तो नरेन ने मैनेजर को आंखें दिखाई। तो वहीं मैनेजर ने भी नज़र नीचे करके देखा तो नरेन अभी लंच कर रहा था और अगले ही पल उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी सर, वो आप लंच नहीं करते हो ना, तो फिर मुझे लगा कि शायद आज भी नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। नरेन गुस्से में मैनेजर की तरफ देख रहा था तो मैनेजर भी जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से भाग गया था। नरेन ने हल्की सी नज़र घुमाकर सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से नरेन की तरफ घूर रही थी। वो बोलती है कि किस खुशी में लंच नहीं करते हैं आप? नरेन बोलता है कि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ ना, इसीलिए लंच नहीं करता हूँ। सौम्या गुस्से से बोलती है कि अच्छा, इसीलिए अब आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है क्योंकि लंच तो करते ही नहीं आप? नरेन बोलता है कि कहा तो बिजी रहता हूँ मैं, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का। सौम्या भी गुस्से से बोलती है कि अच्छा, मुझसे झगड़ा करने के लिए तो आपके पास टाइम होता है, मुझे ताने मारने के लिए भी टाइम होता है, मुझे सुनाने के लिए भी टाइम होता है, लेकिन लंच करने के लिए टाइम नहीं होता है आपके पास। मुझ पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी टाइम होता है। मेरा नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ने के लिए भी आपके पास टाइम होता है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए टाइम नहीं होता है आपके पास। अब नरेन को भी गुस्सा आ गया था तो वहीं शुभ के हाथ तो अभी एकदम से रुक गए थे। उसने एक बार फिर से नरेन की तरफ देखा और एक बार सौम्या की तरफ देखा और फिर खुद से बोलता है कि यार छोड़ना शुभ, पहले मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट कर। वहीं नरेन बोलता है कि देखो सौम्या, तुम पुरानी बातों को करोगी तो फिर मैं भी पुरानी बातों को करूंगा। उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि तुमने अजीत के साथ डांस किया बस। सौम्या बोलती है कि तो फिर क्या करती, बताओ ना क्या करती? इतनी ही मेरी फिक्र थी तो फिर मेरे साथ डांस क्यों नहीं किया था आपने? वहाँ पर जाकर खुद क्यों कद्दू की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए थे? ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे संबंधी हैं वहाँ पर? लेकिन नहीं, आपको तो बस किसी भी रिश्ते का लिहाज ही नहीं है। उन दोनों में ही बहस होने लगी और फिर शुभ जल्दी जल्दी से मटर पनीर की सब्जी को खाने लगा और फिर फाइनली खाना खाने के बाद वो भी एकदम से खड़ा हुआ और बोला कि बस कीजिए ना आप दोनों, कम से कम यहाँ तो ये देख लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। सौम्या बोलती है कि तो फिर पूछना अपने अंकल से ये लंच क्यों नहीं करते हैं? बोलता है क्योंकि आप लंच लेकर नहीं आती हो इनके लिए, आप आज लंच
लंच लेकर आई हो तो अंकल ने लंच किया है ना, तो फिर बेशक से थोड़ा सा कम खाया है लेकिन लंच तो कर रहे हैं ना। आप अपनी गलती तो कभी मानती ही नहीं हो आंटी। आप अगर अंकल का ध्यान रखोगी तो फिर क्या अंकल आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे क्या? अगर आप उनके लिए लंच लेकर आओगी तो क्या वो लंच नहीं करेंगे? लेकिन अगर अंकल आप पर गुस्सा करते हैं तो आप भी तो अंकल पर इतना ज़्यादा चिल्लाती हो। नरेन तो आंखें फाड़कर शुभ की तरफ देख रहा था। तो वहीं सौम्या को शुभ की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बोली कि हाँ तो ठीक है, मैं ही गलत हूँ, तुम्हारे अंकल सही है, मेरी ही गलती है जो तुम्हारी बातों में आकर लंच लेकर यहाँ पर आ गई। मुझे लंच लेकर आना ही नहीं चाहिए था। ये इंसान मेरे हाथ का खाना डिजर्व ही नहीं करता है। शुभ ने भी सौम्या की तरफ देखा और बोला कि मैंने ये नहीं कहा आंटी, मैंने ये कहा है कि आप लंच लेकर आती तो अंकल बहुत ही प्यार से खाते हैं। इतना कहकर उसने भी नरेन की तरफ देखा और बोला कि ये क्या बात हुई अंकल, आप आंटी से बोल सकते हो ना कि आपको उनके हाथ का खाना खाना है, लेकिन आप अपनी अकड़ के चक्कर में आंटी से ये बात बोलते क्यों नहीं हो और फिर आंटी गलत समझ लेती हैं आपको। अब कहिए आंटी को कि आपको उनके हाथों का खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुभ ने भी एक बार फिर से बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ हाँ, अपने दिल की बात कहिए ना कि आपको आंटी के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नरेन धीरे से बोलता है कि हाँ, अगर तुम लंच लेकर आओगी तो फिर मैं ज़रूर लंच कर लूँगा और मुझे तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। तभी नरेन का फ़ोन रिंग करने लगता है और नरेन ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर बोला कि मैं अभी आया। इतना कहकर नरेन भी कैबिन से बाहर चला गया और फिर उसके जाते ही सौम्या बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अंकल की साइड ले रहे हो। तो शुभ बोलता है कि मैं अंकल की साइड नहीं लेता हूँ आंटी, लेकिन ज़रा खुद ही सोचिए, आप आज भी अंकल ने लंच किया है ना, अगर आप लंच लेकर आती तो शायद अंकल रोज़ ही लंच करते। सौम्या भी अभी एकदम से शांत हो गई थी और उसे भी कहीं ना कहीं शुभ की बात सही लग रही थी। उसे भी समझ आ गया था कि शायद नरेन इसीलिए लंच नहीं करता है क्योंकि कोई भी उसके लिए लंच लेकर नहीं आता है। कुछ देर तक तो सौम्या और शुभ दोनों ही उस कैबिन में बैठकर आपस में बातें करते रहते हैं और फिर वक्त बिता रहे थे। और तभी सौम्या बोलती है कि 20 मिनट हो गए हैं, तुम्हारे अंकल अभी तक नहीं आए हैं। देखा ना तुमने, मैं यहाँ पर कब से बैठी हूँ उनका इंतज़ार कर रही हूँ और वो है कि उन्हें तो परवाह ही नहीं है कि उनकी बीवी उनके कैबिन में उनका इंतज़ार कर रही है। मेरे ही माती मारी गई थी कि जो उनके ऑफिस आ गई हूँ। शुभ बोलता है कि ऐसा नहीं है आंटी, सच में अंकल बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और किट्टू भाभी उनका इतना ही वेट करती हैं। अच्छा रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ अंकल क्या कर रहे हैं। इतना कहकर शुभ भी खड़ा हुआ और फिर कैबिन से निकलकर नरेन को ढूंढने लगता है। उसने बहुत सारी जगह पर चेक किया था लेकिन नरेन उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो भी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया और उसने हल्का सा गेट खोलकर देखा तो उसे नरेन की आवाज़ सुनाई देती है। नरेन किसी पर फ़ोन पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि तुम पागल हो गई हो क्या? महिमा के बारे में सौम्या को अगर पता चल गया ना तो फिर मेरा घर टूट जाएगा और फिर मैं पूरी तरह से पहले जैसा अकेला हो जाऊंगा। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मेरी उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसे में तुम चाहती हो कि मैं उसे जाकर महिमा के बारे में बता दूँ ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए और फिर सारे रिश्ते मुझसे तोड़ ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग नहीं खराब है, समझी तुम? तुमसे जितना कहा है उतना करो। इतना कहकर नरेन ने भी फोन को कट कर दिया और उसने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो शुभ हल्का सा दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ था। नरेन ने शुभ को देखा तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और फिर वहीं शुभ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वो जरूर समझ गया था कि उसके ससुर जी, मतलब सॉरी अंकल जी, किसी महिमा नाम की औरत के साथ इन्वॉल्व है। वहीं नरेन ने भी अपने चेहरे के आए हुए पसीने को जल्दी से साफ किया और फिर थोड़ा सा घबराते हुए मगर टाइट आवाज में बोला कि क्या सुना तुमने? शुभ ने भी पूरा दरवाज़ा खोल दिया और फिर अंदर आकर बोलता है कि सब कुछ सुन लिया है मैंने, सारी चीज़ें जो आप फ़ोन पर बोल रहे थे। आपको आंटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अंकल। अब तो नरेन की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जबकि शुभ ने तो सिर्फ महिमा नाम की एक लड़की के अलावा कुछ भी ठीक से नहीं सुना था। उसे तो पता भी नहीं था नरेन क्या बोल रहा है, लेकिन अब उसे नरेन अंकल की नब्ज़ तो मिल ही गई थी। अब वो उस नब्ज़ को ही दबाता तो उसके नरेन अंकल उसके सौम्या आंटी से जी भर कर प्यार करने लगेंगे। तो नरेन ने भी अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को जल्दी से साफ किया और बोला कि क्या क्या सुना है तुमने? शुभ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ बोलता है कि महिमा जी के बारे में सब कुछ सुन लिया है मैंने। मुझे लगता है कि आपको आंटी से ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, सारी बातें उन्हें बता देनी चाहिए। तो चलिए अभी चलकर बता दीजिए। नरेन गुस्से में बोलता है कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सारी बातें उसे बता दूंगा तो फिर वो मुझे समझेगी और मेरे साथ रहेगी? उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, बल्कि वो मुझे ही दोषी ठहरा देगी।
जाएगी, समझे तुम। उसे लगेगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। तुमसे एक विनती करता हूँ, तुम सौम्या को कुछ भी नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं, वरना सच में कहता हूँ रुद्र और किट्टू का डाइवोर्स करवा दूंगा। वैसे भी मुझे तुम प्रताप ब्रदर्स में खास इंटरेस्ट नहीं है। शुभ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया नरेन की ये बात सुनकर। वो भी हाथ बांध कर बोलता है कि एड़ी से चोटी कर नाक तक की जोड़ लगा दीजिए। आप मेरे भैया और भाभी को अलग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, बल्कि मैं आपके और आंटी के बीच में पूरी तरीके से लंका दहन करवा सकता हूँ, समझे आप। इसीलिए भैया भाभी को बीच में लेकर बिल्कुल भी मत आइएगा। और हाँ, अगर आपने मुझे विनती की है तो फिर मैं आपकी विनती स्वीकार कर लूँगा। तो फिर आप जरा सा प्यार से कहिए कि शुभ प्लीज़ अपनी आंटी को, महिमा आंटी के बारे में कुछ भी मत बताना, तब जाकर मैं आपके बारे में कुछ सोचूंगा। नरेन को शुभ की बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शुभ सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन नरेन के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था इस वक्त। उसने भी जैसे तैसे अपने ईगो को कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोलता है कि शुभ प्लीज़ अपनी आंटी को कुछ भी मत बताना। शुभ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार और कहिए ना अंकल जी प्लीज़। उस दिन मैं और मेरा भाई आए थे ना, तो फिर आपने मेरे भाई को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन अब जब आपके मुंह से प्लीज़ सुन रहा हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अंकल एक बार और कहिए ना। नरेन का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि जैसे शुभ को उठाकर अभी के अभी यहाँ पर ही पटक दे। और फिर नरेन के अंदर इतनी जान भी थी कि वो शुभ जैसे लड़के को उठाकर सच में अभी भी पटक सकता था। लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने आप को कंट्रोल किया और फिर से बहुत ही प्यार से बोलता है कि शुभ प्लीज़ अपनी आंटी को ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। वक्त आने पर मैं खुद ही उन्हें ये सारी बातें सच बता दूंगा। शुभ ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है। फिर वो नरेन के पास आया और फिर उनके गालों को हाथों में लगाकर प्यार से बच्चों की तरह हिलाते हुए बोलता है कि पर अब मेरी कुछ कंडीशन भी है अंकल। ये सुनकर तो नरेन की आंखें हैरानी से फैल गई थी। प्लीज बुलवाने के बाद भी शुभ अपनी दूसरी कंडीशन को उसके सामने रख रहा था। तो शुभ ने फिर से मुस्कुरा कर कहा कि पहली कंडीशन है कि आज के बाद आप आंटी से बहुत ही प्यार से बात करेंगे, इनफैक्ट अभी जाकर उन्हें किस करेंगे। यह सुनकर तो नरेन की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर शुभ बोलता है कि अंकल आप झूठ मत बोलिएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप आंटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आंटी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जब दो प्रेमी मिलते हैं ना, तो फिर उनके बीच में कुछ कुछ तो हो ही जाता है। तो फिर आप अभी कैबिन में जाओगे और फिर आंटी को किस करोगे। नरेन को सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शुभ के मुँह से ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। नरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उसके और सौम्या के बीच में कोई भी तीसरा बोले। लेकिन नरेन भी पूरी तरीके से अब फंस गया था शुभ के हाथों से। अब उसे शुभ की बात माननी ही पड़ती, नहीं तो शुभ तो उसका भांडा सबके सामने ही फोड़ देता। वो भी गुस्से में वहां से जाने लगा तो शुभ भी पीछे आते हुए बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर अभी जाकर महिमा आंटी के बारे में सौम्या आंटी को सब कुछ बता दूंगा। नरेन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन शुभ ने अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी थी। इसीलिए नरेन भी सीधा अंदर गया और फिर सौम्या जो कि गुस्से में सोफे पर बैठी हुई थी, वो भी एकदम से खड़ी हो गई और बोलती है कि सच में आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी ही वजह से तो आपका बहुत सारा टाइम भी खराब हो गया होगा ना। इतना पैसा, इतनी पावर, इतनी पोजीशन ऐसे ही थोड़ी ना बनती है, उसके लिए तो दिन रात काम करना ही पड़ेगा ना आपको। नरेन भी सौम्या की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर वो सीधा उसके करीब गया और फिर सौम्या जो कि गुस्से में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बोलते जा रही थी, नरेन ने आते ही सौम्या को एकदम से किस कर लिया। और ये देखकर तो शुभ भी झटके से पलट गया। नरेन के सडनली किस करने से सौम्या भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अंदर ही अंदर घबराहट तो उसे भी हो रही थी कि कहीं शुभ ने देख ना लिया हो। और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अजीब सा ये लग रहा था कि उसके रोंगटे भी अब खड़े हो गए थे, दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ गई थी। तो वहीं नरेन भी थोड़ा सा सौम्या से दूर हुआ। फिर सौम्या जो कि हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी, नरेन ने सौम्या के गालों को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोला कि तुम आज ऑफिस लंच लेकर आई हो ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर। तुम रोज़ लंच लेकर आ सकती हो क्या। सौम्या हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी और अगर यही बात नरेन उससे रूड होकर करता तो शायद अब तक सौम्या उसे जवाब दे चुकी होती। लेकिन नरेन इस वक्त अपनी बात को बहुत ही प्यार से रख रहा था सौम्या के सामने। नरेन ने सौम्या के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे खुद से सटाते
हुए कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे। सौम्या भी धीरे से बोलती है कि क्या हुआ है आपको। नरेन ने भी मुस्कुरा कर ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि कुछ नहीं, मुझे क्या होगा भला, अपनी बीवी से प्यार भी नहीं कर सकता हूँ क्या, इसमें भी तुमसे पूछना पड़ेगा क्या। सौम्या के जहन में तो अब इस वक्त 100 सवाल दौड़ गए थे, लेकिन उसने भी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कहा। सौम्या भी धीरे से बोलती है कि अरे हटिए ना, शुभ देख रहा होगा हम लोगों को। नरेन भी सौम्या पर अपनी पकड़ कसते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि शुभ नहीं देखेगा, और तुम वो सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज रात को तुम क्या पहन रही हो। सौम्या तो अभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी, वो हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी। उसे तो झटके पर झटका लगता जा रहा था। नरेन भी सौम्या के गालों पर अपने एक अंगूठे से रब करता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे बताओ ना, आज रात को क्या पहनोगी तुम। इस बार सौम्या भी थोड़ा सा शर्माते हुए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि वही ड्रेस जो कि नव्या की बर्थडे पार्टी पर पहनी थी मैंने। नरेन को तो एकदम से हंसी आ गई थी और वो बोलता है कि नहीं, उस ड्रेस में तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है, और फिर मेरी खूबसूरत सी बीबी को कोई नज़र लगा दे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो ड्रेस तो तुम बिल्कुल भी नहीं पहनना। तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनोगी और हम अभी के अभी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो सौम्या ने एक एब्रो चढ़ाकर नरेन की तरफ देखा और फिर एक हाथ उठाकर उसके माथे पर रखते हुए बोलती है कि तबीयत तो ठीक है ना आपकी, जब गए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर गए थे, और अब जब आए हैं तो एकदम से अंदर का रोमांटिक नरेन बाहर आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है भला, क्या बात है, कहीं कुछ खाबू तो नहीं लिया है आपने, कुछ बात है क्या, क्या छुपा रहे हो आप, बता दो ना मुझे। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। नरेन भी सौम्या की तरफ ही देख रहा था और फिर मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना तो फिर तुम मुझे घर से निकाल दोगी। और फिर वो मुस्कुराकर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दिनों से तुमसे खुलकर बात करना चाहता था, तुम्हारे करीब आना चाहता था और साथ में वक्त भी बिताना चाहता था। उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं। लेकिन आज तुमने लंच लाकर पहल कर दी है ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मुझे ऐसी बात कर लेनी चाहिए अब तुमसे। इतना कहकर उसने फिर से सौम्या को किस कर लिया, और फिर कुछ देर के बाद वो सौम्या से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि उस दिन तुम ना ब्लैक ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी सौम्या, और मुझे डर था कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे चुरा न ले और या फिर कोई तुम्हें प्रपोज न कर दे, इसीलिए तुम्हारे साथ पार्टी में गया था। और फिर तुम तो अजीत के साथ डांस कर रही थी ना, तो मेरा दिल तो एकदम से फटने के लिए तैयार हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे जानबूझकर झगड़ा कर लिया था। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ, कभी भी दूर मत जाना, वादा करो मुझसे कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। सौम्या भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और उसने भी नरेन के दोनों ही गालों पर अपने हाथ को रखा और कहा कि क्या हुआ है आपको, कुछ तो हुआ है ना, तो फिर बता दो ना। नरेन ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सौम्या की हथेली पर किस करके कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बस तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। इतना कहकर उसने भी सौम्या को कसकर अपने गले लगा लिया। तो वही शुभ भी कॉरिडोर में खड़ा हुआ नरेन की सारी बातों को कान लगाकर सुन रहा था। अब उसे जाकर थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि नरेन उसकी धमकी को थोड़ा सा सीरियस ले गया है, लेकिन दिमाग तो शुभ का भी बहुत ज़्यादा खराब था कि आखिर ये महिमा नाम की बला है कौन, क्या सच में नरेन का चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है या फिर वो औरत कोई और है। तभी कैबिन का दरवाज़ा एक ही झटके में खुलता है और फिर नरेन, जो कि सौम्या का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आ जाता है, उसने शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि अंकल आंटी कहीं जा रहे हो क्या आप। सौम्या भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि हाँ, वो मैं और नरेन शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। शुभ बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, रिसेप्शन है ना, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर होगा मेरा वहाँ पर, आप दोनों जाइए साथ में। नरेन भी सौम्या को लेकर वहाँ से जाने लगा तो शुभ ने भी पीछे से कहा कि अंकल मेरी आंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, मेरी आंटी की मुस्कुराहट ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए। नरेन ने भी पलट कर शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर सौम्या के साथ चुपचाप वहाँ से चला गया। ऐसा नहीं था कि वो सौम्या से अपने दिल की बात सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि शुभ ने उसे धमकी दी थी, कहीं ना कहीं वो सौम्या के साथ अपने रिलेशन को सही भी करना चाहता था और कहीं ना कहीं वो उसे बेइंतहा मोहब्बत भी कर रहा था। तो शुभ की धमकी की वजह से उसके रिलेशन भी अब ठीक होने लगे थे।
शुभ ने भी बाइक प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी तो वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली उसने एक ही दिन में नरेन और सौम्या के बीच में काफ़ी चीज़ों को ठीक कर दिया था। वो भी बाइक से उतरकर सीधा गाना गाते हुए अंदर की तरफ आया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके हाथ पैर एकदम से कांपने लगे थे। निहाल सिर झुकाकर संजय के सामने खड़ा हुआ था। शुभ आया और फिर आकर सीधा निहाल के पास सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि बेशक से वो और उसका भाई पास हो गए हैं, लेकिन पापा की डांट तो उन दोनों को ही पड़नी थी। संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि संध्या, आ गए हैं तुम्हारे होनहार बच्चे, आओ आरती उतारो आकर जल्दी से। दोनों ही भाई मिलकर 65% नंबर लेकर आए हैं, आओ जल्दी से, देखो कितने शान से मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं। संध्या भी संजय के पास आई और फिर बोलती है कि पास तो हो गए हैं ना मेरे बच्चे, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। संजय ने भी हैरत से संध्या की तरफ देखा और बोला कि पास तो हो गए हैं, मतलब ये दोनों ही पास होने के लायक भी नहीं है क्या। तो संध्या ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ और निहाल दोनों को एकदम से हंसी आ गई, लेकिन दोनों ही बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। आखिरकार वो भी जानते थे कि वो दोनों कितनी मुश्किल से पास हुए हैं, लेकिन उनके पापा को तो उनके पास होने की बिल्कुल कदर ही नहीं है और इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर। और तभी संजय की नज़र सीढ़ियों पर गई, जहाँ से दिशा अभी नीचे आ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। संजय ने दिशा की तरफ देखा और कहा कि दिशा, तुम्हारा भी रिजल्ट था ना आज। दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो संजय बोलता है कि तो तुम रिजल्ट देखने नहीं गई क्या। दिशा संजय के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अंकल, वो रिजल्ट देखने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इंटरनेट पर भी देख सकते हैं ना। ये सुनकर तो संजय ने हैरानी से अपने दोनों ही बेटों की तरफ घूर कर देखा और फिर दोनों ही बेटों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि सच में यार, हमें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो इंटरनेट पर भी अपने रिजल्ट को देख सकते थे। संजय ने भी अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर दिशा की तरफ देखकर पूछा कि अच्छा, और तुम्हारे कितने परसेंट्स आए हैं बेटा। दिशा भी मुस्कुराकर बोलती है कि अंकल, थोड़ी से कम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेकर आऊँगी। ये सुनकर तो शुभ और निहाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं संजय ने भी दिशा की तरफ देखा और पूछा कि मगर फिर भी कितने परसेंट आए हैं। तो दिशा धीरे से बोलती है कि 92%। यह सुनकर तो शुभ और निहाल दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि ये कम है। दिशा ने बड़ी ही मासूमियत से दोनों की तरफ देखा और बोली कि हाँ, थोड़े से कम है, पिछली बार मेरे 95% आए थे। अब तो शुभ ने अपने दिल पर अपना हाथ रख लिया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। और फिर निहाल, उसे तो एकदम से चक्कर आ रहे थे। निहाल ने भी धीरे से कहा कि यार, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, कहीं अटैक ना पड़ जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कोई ग्लूकोज का पानी पिला दे यार। शुभ बोलता है कि भाई, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही अभी के अभी बेहोश हो जाऊंगा। सच में 92 मार्क्स कम होते हैं क्या। इसमें तो हम जैसे 2 लोग पास हो जाएंगे और 20-25 फेल भी हो जाएंगे। तो वहीं संजय ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि सुना तुम दोनों ने, वो अकेली 92 मार्क्स लेकर आई है। और फिर संजय ने भी दिशा की तरफ देखा और प्यार से कहा कि और दिशा, तुम जानती हो कि मेरे ये दोनों नालायक औलाद कितने परसेंट मार्क्स लेकर आई हैं, क्या तुम्हें पता है। दोनों ही भाइयों ने संजय की तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नो, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कहना चाहते हो कि प्लीज़ प्लीज़ पापा, दिशा के सामने हमारी इंसल्ट मत करो, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो हमें। लेकिन संजय भी गुस्से से बोलता है कि दिशा, 65% मार्क्स लेकर आए हैं मेरी औलाद। दिशा बोलती है कि तो अंकल, 65 कम थोड़ी ना है। संजय बोलता है कि अरे, दोनों मिलकर 65 लेकर आए हैं। ये सुनते ही दिशा को भी एकदम से हंसी आ गई और दिशा ने एक नज़र शुभ की तरफ देखा और एक बार निहाल की तरफ। दोनों ही इधर उधर देखने लगे थे। तो वही संध्या संजय की बाजू पर हाथ रखकर बोलती है कि अब शांत हो जाइए ना आप, देखिए ना, शाम को पार्टी भी है और फिर मुझे और आपको हवेली भी तो जाना है, माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, आगे से अच्छे से नंबर लेकर आएंगे मेरे दोनों ही बेटे। संजय अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ बोलता है कि अरे यार मम्मा, ये क्या बोल रही हो आप, इससे आगे भी पढ़ना है क्या अभी हम दोनों को। मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ अब आके। निहाल बोलता है कि हाँ, कभी तो सोच कर बोला करो मम्मी आप, हम पापा की 2 डांट फालतू की और खा लेंगे, लेकिन ये पढ़ाई का काम हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। संध्या भी दोनों की तरफ गुस्से से देख रही थी। एक तो वो दोनों ही बेटों को बचाने की कोशिश कर रही थी और फिर दोनों ही बेटे संजय को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे
रहे थे। तो वहीं संजय भी थोड़ा-सा आगे आया और फिर उसने भी शुभ की गर्दन को पीछे से पकड़कर हिलाते हुए कहा कि आगे मत पढ़ लियो तू, तेरे बस की बात नहीं है पढ़ना, समझा तू? यहीं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है ना, तो फिर तो सच कहता हूँ शुभ, तूने अगर ढंग से ऑफिस में काम नहीं किया ना, तो फिर मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं तेरा क्या करूँगा। सच बता रहा हूँ, तेरा मुँह तोड़ दूँगा मैं। इतना कहकर उसने भी शुभ को ज़ोर से झटक दिया, तो शुभ भी 2 कदम पीछे हट गया और फिर शुभ ने निहाल की तरफ घूर कर देखा, तो निहाल तो पहले से ही दूर खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि हाँ, हाँ पापा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। संध्या बोलती है कि अच्छा, अब आप चलिए ना प्लीज़, जब देखो बस बच्चों को ही डाँटते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? इतना कहकर उसने भी संजय की बाजू पकड़ी और फिर बोलती है कि अरे चलिए ना। संध्या भी अब संजय को ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर लेकर चली गई और फिर उन दोनों के जाते ही शुभ ने भी हाथ बांध कर दिशा की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे सच में 92% मार्क्स आए हैं क्या? दिशा ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ सच में। शुभ बोलता है कि दिखाओ ज़रा, कहाँ है तुम्हारे 92% मार्क्स? कहीं तुमने पापा के सामने नंबर बनाने के लिए ज़्यादा तो नहीं बता दिए हैं ना? तो दिशा ने भी अपने फ़ोन में अपनी मार्कशीट दिखाते हुए कहा कि नहीं, ये देखो 92% मार्क्स ही हैं मेरे। इतना कहकर दिशा भी ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं और उसने पलटकर शुभ की तरफ देखा और धीरे से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ काम था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। दर्द से मोहब्बत।